अगर आप काफ़ी सारे डीफाई के टोकन्स को होल्ड करते हो या डीफाई के अंदर आप पैसिव इनकम कमा रहे हो, प्रोटोकॉल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, काफ़ी सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ अगर आप डील कर रहे हो, काफ़ी सारी डेक्सेस पे आप ट्रेड करते हो, और अगर आप लेंडिंग बोरिंग भी कर रहे हो, तो ये मतलब ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, डीफाई को लेके जितनी भी सरकार है दुनिया भर की और खासकर यूएस, उनके अंदर एक मंथन चल रहा है कि डीफाई को किस तरीके से मैनेज करें, डीफाई है क्या? तो हम लोगों को कई बार ये लगता है कि सरकारों को इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, यूएस के अंदर जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जो अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी बातें लिखी जो सच है, और उनकी प्लानिंग क्या है, यूएस गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है डीफाई के लिए, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस लेवल पे, किस डेप्थ में जाके यूएस सोच रहा है। और आपके लिए अगर आपके सारा पैसा डीफाई के अंदर है, आपने सब कुछ डीफाई के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और डीफाई के अगर टोकन्स आप खासकर अगर आप होल्ड करते हो, तो क्या उनका फ्यूचर है, किस तरीके से अमेरिका डीफाई के बारे में सोच रहा है, तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, मेरे वीडियो हमेशा से थोड़े इन्फॉर्मेटिव होते हैं, थोड़े से लॉन्ग भी होते हैं, लेकिन ना डेप्थ इन डेप्थ होते हैं, मतलब आपको नॉलेज क्लियर हो जाती है कि अच्छा यार, ये चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर। अगर मैं इस तरह की रिपोर्ट शेयर नहीं करूँगा, लिटरली कोई भी चैनल आज की डेट में इस तरह की रिपोर्ट्स को, इस तरह की डीपर इनसाइट्स को कोई कवर नहीं कर रहा। तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको राइट। तो अगर आप ये देख रहे हो, अमेरिका के अंदर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, मतलब ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इलिसिट फाइनेंस रिस्क असेसमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जो डीफाई के बारे में एक पूरी 42 पेजों की एक रिपोर्ट है। अगर आप देख सकते हो, ये 42 पेजों की पूरी रिपोर्ट है डीफाई के ऊपर है, कि डीफाई के थ्रेट्स क्या है, डीफाई के चैलेंजेस क्या है, डीफाई है क्या, डीफाई के इश्यूज क्या है, डीफाई में किस किस तरीके की इनकम है, किस किस तरीके के अटैक होते हैं। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करी। मैं ऑब्वियसली पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ने नहीं वाला। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए, इस बेसिस पे, इस रिपोर्ट के बेसिस पे अचानक मीडिया के अंदर फिर हेडलाइंस आने लगी। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे कॉइनडेस्क कह रहा है कि यूएस ट्रेजरी वार्न्स डीफाई इज यूज्ड बाय नॉर्थ कोरिया। अब आप देख ही रहे हो कि अमेरिका के अंदर किस तरीके से क्रिप्टो को लेके एक नेगेटिविटी बनी हुई है। किस तरीके से यूएस के अंदर वो क्रिप्टो को उन्होंने सोच लिया है कि दे हैव टू शट डाउन दिस। कहीं न कहीं उन्होंने पूरे इकोसिस्टम के ऊपर, चाहे वो बाइनेंस से लेके, सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस से लेके, चाहे वो सुशी डाओ से लेके, वहाँ पे कोई भी ऐसी कोई पॉज़िटिव चीज़ नहीं हो रही क्रिप्टो को लेके इस टाइम यूएस के अंदर। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं यूएस को ये लग रहा है कि वो जिस डिफ़िकल्ट टाइम से यूएस गुज़र रहा है, चाहे यूएस को तो ये लगता है कि फ्यूचर में जो बैंक रन्स हैं, जो बैंकिंग क्राइसिस है, वहाँ से कहीं पैसा निकाल के क्रिप्टो में ना चला जाए। और जब क्रिप्टो में अगर चला जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली पहले क्या होता था कि जब बैंकिंग क्राइसिस होती थी, तो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में चला जाता था, कमोडिटीज़ में चला जाता था, सिल्वर में चला जाता था, मनी मार्केट में चला जाता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा है कि क्रिप्टो के अंदर पैसा जा सकता है। जब क्रिप्टो के अंदर पैसा जा सकता है, तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूएस का गवर्नमेंट का खास तौर पे कोई कंट्रोल नहीं है। और वो चाहती है यूएस गवर्नमेंट के कि कहीं ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में पैदा ना हो जाए, तो उससे पहले ही हम जो क्रिप्टो का जो इकोसिस्टम है, उसको कहीं न कहीं कंट्रोल करने की, या उसको जो मशरूम हो रहा है, उसकी ग्रोथ पे अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, राइट? और उसके लिए तरह-तरह के एग्ज़ाम्पल दिए जाएँगे। और उसी का जो सबसे जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, ये डीफाई को टारगेट करती हुई रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेज़ेंट किया गया, काफ़ी सारे वहाँ पे बैंक्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, और बहुत सारे देशों की, उनके सामने इस डीफाई की रिपोर्ट को प्रेज़ेंट किया गया। इसलिए इस रिपोर्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। और रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है, मैं उसको पीपीटी फॉर्म में मैंने बनाया है, और मैं आपके सामने वो पीपीटी रिपोर्ट प्रेज़ेंट करता हूँ। मैंने उस रिपोर्ट के अंदर से जो मेजर पॉइंट्स थे, उनको उसके अंदर डाला है, और फिर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। फिर लास्ट में मैं इसका समराइज़ेशन, इसके री इसकी इसकी क्या इम्पैक्ट होगा, उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो रिपोर्ट के अंदर बेसिकली ये लिखा है कि सबसे पहले शुरुआत में लिखा है कि जब डीफाई ये कहता है कि कोई एजेंसीज़ नहीं है जहाँ पे हमें ये नहीं पता कि हमें रजिस्टर कहाँ करना है। तो वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। डीफाई के अंदर जो प्लेयर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि डिपेंडिंग अपॉन हाउ सेंट्रलाइज़ योर प्लेटफ़ॉर्म इज़, और किस चीज़ में आप डील कर रहे हो। तो सीएफटीसी है, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। फिनसेन है, आप वहाँ रजिस्टर कर सकते हो। एसईसी है, आप वहाँ रजिस्टर कर सकते हो। ये बिल्कुल गलत है जब डीफाई ये कहता है कि हमें ये पता ही नहीं है, कोई एजेंसी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती जहाँ हमें रजिस्टर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार डीफाई के अंदर हमने देखा, देखिए डीफाई में ग्रोथ इसी वजह से हो रही है कि
काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि जो रेगुलेटर्स हैं उनको बायपास करने का एक बहुत बढ़िया तरीका भी है। और डीफाई के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, क्योंकि अगर उनको वैसे अगर ट्रेडिशनल फाइनेंस में कोई लाइसेंस लेना हो या कंपनी खड़ी करनी हो, तो वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन डीफाई के अंदर करना बहुत आसान होता है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो ये हमेशा से कंसर्न रहता है उसको यहाँ क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी एजेंसीज हैं। इंडस्ट्री का क्लेम बिल्कुल गलत है। इंडस्ट्री क्लेम ये करती है कि नहीं जी, पुराने 10 साल पुराने कानून हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें किसके पास रजिस्टर करना है। डीफाई एक नई स्पेस है, एक नई इनोवेशन है, इसके लिए एक नया रेगुलेटर होना चाहिए, नया कानून होना चाहिए। तो हमें, क्योंकि कोई कानून है नहीं, तो हम इसलिए हम कहीं रजिस्टर कराते नहीं। ये इस तरह की के जो क्लेम इंडस्ट्री की गलत है। यहाँ तक कि इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि जो अमेरिका के सिटीजन्स हैं उनको 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 जो है ऑफिस ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल ओफेक के पास जाके उन्हें रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर कहीं पे भी वो ऐसी चीज में डील कर रहे हैं जहाँ पे समथिंग रिलेटेड टू क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस या डीफाई, तो उनको ओफेक के पास जाके रजिस्टर कराना पड़ता है, खासकर जो यूएस के जो सिटीजन्स हैं। उसके बाद ओफेक की गाइडलाइंस 2021 में आई थी, जिसके अंदर कंप्लीट गाइडेंस है, कंप्लीट कंप्लायंस, जिसके अंदर सैंक्शंस कंप्लायंस गाइडेंस फॉर द वर्चुअल करेंसी इंडस्ट्री, जिसमें इस रिपोर्ट के बारे में लिखा है कि बिल्कुल गलत है इंडस्ट्री का ये कहना। जो भी ये कहता है डीफाई में कि कानून नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है, हमें पता नहीं है, तो 2021 में ओफेक की पूरी गाइडलाइंस आई थी वर्चुअल डिजिटल करेंसीज पे। ठीक है। उसके बाद इस रिपोर्ट में ये बोला गया, रिपोर्ट तो बहुत लंबी है, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर से मैं जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं उन्हीं को उठा रहा हूँ। इस रिपोर्ट के अंदर पूरा डीफाई को एक्सप्लेन किया गया। इतना तो कोई आपको कोई इन्फ्लुएंसर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता डीफाई जैसे इसमें किया है। इन्होंने बोला कि डीफाई के अंदर 4 लेयर्स होती हैं। 4 लेयर्स पे डीफाई बना होता है। सबसे पहली लेयर होती है सेटलमेंट लेयर। सेटलमेंट लेयर होती है जो मेन ब्लॉकचेन होती है, जैसे लेयर 1 होता है, लेयर 2 होता है, जैसे कि आपका इथेरियम है, पॉलीगॉन है, बिटकॉइन है, ये लेयर 1 है, सोलाना है, राइट। तो ये सेटलमेंट लेयर होती है। सेटलमेंट लेयर पे जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो स्टोर होते हैं, और उसके ऊपर जो वर्चुअल एसेट्स हैं वो भी स्टोर होते हैं। ठीक है। दूसरी लेयर होती है एसेट टेयर। तो ये एसेट टेयर होती है जो वर्चुअल एसेट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, जो कि जिसमें नेटिव टोकन भी इंक्लूडेड होते हैं, जो कि डीफाई सर्विसेज में यूज होते हैं। तीसरा होता है प्रोटोकॉल लेयर। प्रोटोकॉल लेयर होता है जहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और जो कोड होते हैं कि जिस तरीके से वो कोड रन करेगा, जिस तरीके से वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, तो ये जो कोड है ये जो डिप्लॉय किया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो ये प्रोटोकॉल लेयर है। और चौथी लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर ये होती है कि जैसे आपका यूनिस्वाप है। यूनिस्वाप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपको uniswap.org आप खोलते हो ना, एक तो आपको एक इंटरफेस खुल के आ जाता है जहाँ पे आप स्वाप करते हो अपने एसेट्स को। वो जो एप्लीकेशन है उसको एप्लीकेशन टेयर कहते हैं। तो डीफाई 4 लेयर्स में बनी है। और डीफाई का जो मार्केट साइज है, करीब 2000 डीफाई सर्विसेज हैं इस वक्त। इसमें 2022 19 दिसंबर 19 2022 तक की रिपोर्ट है। तो 2000 डीफाई सर्विसेज हैं। जो सबसे प्रोमिनेंट सर्विसेज है उसमें ये लिखा गया कि जो डेक्सीज है वो सबसे बड़ी है। करीब 6,650 डेक्सीज हैं। 16 बिलियन का इनका टीवीएल है। और उसके बाद लेंडिंग बोरिंग है जो डीफाई के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होती है दूसरे नंबर पे, जिसमें 10.85 बिलियन और 200 के करीब एक्टिव सेपरेट सर्विसेज जो ये, और जो ये लेंडिंग बोरिंग में है। तो इससे पता लगता है कि डेक्सिस और दूसरे नंबर पे लेंडिंग एंड बोरिंग जो सर्विसेज है डीफाई में सबसे ज्यादा यूज होती है। फिर ये बताया कि डीफाई में किस किस तरीके की सर्विसेज है, राइट। तो सर्विसेज में डेक्सिस है, लेंडिंग एंड बोरिंग, डीफाई सर्विसेज है, क्रॉस चेन है, डिसेंट्रलाइज मिक्सर है, एग्रीगेटर्स हैं, ओरेकल्स हैं, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल्स हैं। तो इससे ये पता लगता है कि इस रिपोर्ट को बताने का पर्पस ये कि हम और आपको ये लगता है कि सरकारों को इसके बारे में नहीं पता, ये बिल्कुल गलत है। सरकारें जो हैं वो पूरी पूरी रिपोर्ट्स और पूरी पूरी एनालिसिस करके दे रही हैं क्रिप्टो के हर एस्पेक्ट पे, राइट। और उनके जो कंसर्न्स हैं कुछ बहुत लेजिट और जेन्युइन कंसर्न्स हैं, जिन कंसर्न्स के बारे में हम भी बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री की वो कंसर्न है। जैसे कि यहाँ पे इस रिपोर्ट के बारे में बोला है कि सेंट्रलाइजेशन होती है डीफाई के अंदर। तो ये बोला कि पूरी तरीके से फुली डिसेंट्रलाइज जो क्लेम है वो बिल्कुल गलत है। काफी सारी जो सर्विसेज है वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बीच में है, राइट। पूरी डिसेंट्रलाइज नहीं है और पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में है। और काफी सारी सेंट्रलाइज्ड है। तो ये कहना कि सारी डीफाई पूरी तरीके से, डीफाई की जो सर्विसेज हैं या डीफाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिसेंट्रलाइज है, ये क्लेम 100%
गलत है। और उसके बाद ये बोला कि हर डीफाई कंपनी की जो डीफाई प्रोजेक्ट होता है, वो हर डीफाई सर्विस का अल्टीमेट गोल ये होता है कि उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिसेंट्रलाइज होना है, राइट? और वो डिसेंट्रलाइज होने के लिए जो हर उसका गोल होता है वो डाओ के थ्रू होता है, गवर्नेंस के थ्रू होता है। और डीफाई सर्विसेज का होता है कि कोई एक सेंट्रल एंटिटी उसे गवर्न न करे, इसलिए गवर्नेंस का वहाँ पे प्रोटोकॉल, गवर्नेंस डीफाई के अंदर बहुत यूज की जाती है। लेकिन जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस भी सेंट्रलाइज हो जाती है। वो कैसे? इसके अंदर पूरा ब्यौरा ये दिया है कि गवर्नेंस को सेंट्रलाइज करने का मतलब ये है कि गवर्नेंस टोकन्स के थ्रू वोटिंग होती है। जिसके पास गवर्नेंस टोकन्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन इसमें भी ये इशू ये है कि गवर्नेंस टोकन जनरली फाउंडर्स के पास होते हैं या इंटरनल जो लोग होते हैं उन्हीं के पास होते हैं। तो वो अपने तरीके से वो वोटिंग के अंदर कोई प्रोटोकॉल के अंदर जो वो चेंज करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। और दूसरा ये भी पाया गया कि जो गवर्नेंस टोकन्स हैं, वो इतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं कि उसमें आम आदमी भी हिस्सा ले सके उस प्रोटोकॉल को जो यूज़ कर रहा है। जनरली इसके अंदर जो इनसाइडर्स होते हैं, उन्हीं के पास गवर्नेंस इश्यू टोकन्स होते हैं। वो दिखाने के लिए करते हैं कि हमने तो बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से चेंजेस करे और डिसीजन मेकिंग बहुत डेमोक्रेटिक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो गवर्नेंस टोकन्स जिनके पास होते हैं, वही उसके अंदर चेंज कर देते हैं। प्लस जो डाउज़ होते हैं, डाउज़ के अंदर ये पाया गया कि जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक आदमी मिलके नहीं चला रहा उस डेफाई सर्विस को, उसको बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलके चला रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो गवर्नेंस टोकन्स के थ्रू होती है। अब डाओ को यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि काफी सारे जो कोर्ट के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, कुछ डाओ को लेके उससे ये प्रूव होता है कि जो डाओ के मेंबर्स हैं, अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं, लॉसेस भी शेयर कर रहे हैं। तो एक तरीके का जो डाओ है वो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होती है। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरीके से पार्टनर्स मिलके डिसीजन लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, लॉस अगर होता है तो लॉस को का जिम्मा लेते हैं, उसी तरीके से ये डाओ है। और काफी सारा इसके अंदर जो यूएस के अंदर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। हमने पहले भी ये चीज कवर करी थी वेब3 की दुनिया में कि जो डाउज हैं वो कुछ नहीं है कोर्ट की नज़र में, वो एक तरीके की पार्टनरशिप्स है। और एप्लीकेशन लेयर्स भी जो है वो ज़्यादातर सेंट्रलाइज सर्वर पे होती हैं। और एप्लीकेशन लेयर्स जो होती हैं जैसे कि यूनिस्वैप डॉट ओ आर जी है, कल को अगर यूनिस्वैप डॉट ओ आर जी एप्लीकेशन डाउन हो जाए तो या हैक हो जाए या बंद हो जाए, तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? तो ये जो एप्लीकेशन लेयर्स हैं ये सेंट्रलाइज होती हैं। एप्लीकेशन लेयर बंद हो जाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस करना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सोचो कि अगर आपको जो डेक्स का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जैसे यूनिस्वैप है, वहाँ अगर एसेट्स को स्वैप करने के लिए आप अगर यूनिस्वैप डॉट ओ आर जी नहीं होगा, तो आप जब तक आप टेक्निकली सेव ही नहीं होगे, तब तक आप उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस कैसे कर पाओगे और अपना डेक्सेस पे कैसे फंड्स को और क्रिप्टो को आप स्वैप कर पाओगे? तो एप्लीकेशन लेयर भी बहुत सेंट्रलाइज है। सेटलमेंट लेयर भी जो ब्लॉकचेन काफ़ी सारी ऐसी हैं जो फुली डिसेंट्रलाइज नहीं है। और काफ़ी सारी ब्लॉकचेन्स जो हैं वो हम देखते ही हैं कि एक-एक साल के अंदर 8-8 बार रीस्टार्ट हो रही हैं। नोड्स जो हैं वो फुली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नोड्स जो हैं वो भी सेंट्रलाइज़ हैं। नोड्स जो बनाई गई हैं वो भी सेलेक्टिवली बनाई गई हैं। तो ऐसा नहीं कि नोड्स बहुत ज़्यादा हैं और डिसेंट्रलाइज़ है। तो काफ़ी सारी जो सेटलमेंट लेयर हैं, उनके अंदर इश्यू ये है कि अगर आपने आपके टोकन स्टोर हैं और कल को वो सेटलमेंट लेयर ही अगर उसपे 51% अटैक हो जाए, तो वो अपने आप में वल्नरेबल है। तो सेटलमेंट लेयर ही वीक है, उसके ऊपर जो डेक्सेस हैं, जो डीफाई है, वो अपने आप वीक हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेटलमेंट लेयर्स भी काफ़ी सारी सेंट्रलाइज़ है और उनके अंदर इश्यूज़ हैं, वो डिसेंट्रलाइज़ेशन का वो अचीव करना चाहते हैं, बट ऐसा वो हो नहीं पाया अभी तक। कस्टडी काफ़ी सारी स्मार्ट कॉन डीफाई ये कहता है कि आप हमेशा अपने फंड्स के कंट्रोल में होते हो, लेकिन डीफाई के अंदर काफ़ी सारा फंड जो होता है, वो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वो लॉक हो जाता है। और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कई बारी देखा गया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट होता है तो आपके फंड्स भी चले जाते हैं। तो आपके आपके फंड्स आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप उनको यूज़ नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते। और कई बारी वो ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक होते हैं कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी बग अगर एक्सप्लॉइट हुआ तो वहाँ से आपके फंड्स जो है वो आप खो देते हो। और इसी वजह से जो काफ़ी सारे यहाँ थ्रेट्स की बात बोली गई कि इस रिपोर्ट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो यूज़ हो रही है, डीफाई को यूज़ करते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। एक जगह से, तो बेसिकली इसमें होता है क्या कि एक चीज़ को
एक पर्टिकुलर क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो के अंदर डेक्सिस के थ्रू ट्रांसफर करना, स्वैप करना बड़ा आसान होता है, और मूव करना क्रॉस बॉर्डर, कोई क्राइम करके किसी भी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी डेक्सिस के थ्रू किया जाता है, उसका कलर बदला जाता है, उसका शेप बदला जाता है, एक पर्टिकुलर टोकन को दूसरे पर्टिकुलर टोकन में कन्वर्ट किया जाता है, और वहां से वो क्रॉस बॉर्डर कहीं से भी वो पैसे को निकाला जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डीफाई बहुत यूज हो रहा है। क्रॉस चेन और डेक्सिस जो है वो एक एसेट को दूसरे एसेट में चेंज करने के लिए यूज होती हैं, तो ये डेक्सिस और क्रॉस चेन ब्रिजेस भी यूज होती हैं। मिक्सर्स के अंदर ये होता है कि जैसे हमने टोर्नेडो कैश को देखा कि आप एक टोकन को भेजते हैं और वो वहाँ से बट दूसरे पर्टिकुलर एड्रेस पे वो एड्रेस चेंज कर देता है। आप जिस एड्रेस से भेजते हो तो वो एड्रेस जो रिसीव जहाँ जिस एड्रेस पे होता है, जिस वॉलेट में होता है, तो वो टोर्नेडो कैश से एक नया एड्रेस जनरेट होकर निकलता है। प्लस वो टोकन्स को मिक्स कर देता है, एड्रेसेस को मिक्स कर देता है, और ये ट्रे उस ट्रेल को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से ओरिजिनल वॉलेट कौन सा था जहाँ से वो टोकन चला था। वो मिक्स कर देता है। मतलब आपने जनरली जो ब्लॉकचेन का काम किया है, ब्लॉकचेन के अंदर ये होता है कि आप कोई भी ट्रेल को पकड़ सकते हो कि अगर आपको वॉलेट एड्रेस एक किसी का मैप हो गया, तो आप पता कर सकते हो कि उस वॉलेट से किन वॉलेट में पैसा गया। लेकिन मिक्सर्स क्या करते हैं, इस चीज़ के काम को बिल्कुल इम्पॉसिबल कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने मिक्सर को भेजा और मिक्सर से कहीं आपने अपने वॉलेट में पैसा मंगाया, तो वो पता नहीं लग पाएगा कि ओरिजिनल ये किस वॉलेट से पैसा चला था। राइट, तो ये मिक्सर्स का काम क्रिमिनल बहुत तेजी से यूज कर रहे हैं डीफाई के अंदर। लिक्विडिटी पूल्स के अंदर क्रिमिनल्स अपना पैसा लेके लिक्विडिटी पूल्स में डाल देते हैं, और वहाँ पे वो अपनी रिवॉर्ड्स को और इनकम को अर्न करते रहते हैं, और लिक्विडिटी पूल्स में जो है फंड्स वो लॉक्ड रहते हैं, और इसका डिफाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया जा रहा है। उसके अंदर उसके बाद थेफ्ट के अंदर ये बताया गया कि नॉर्थ कोरिया से रिपोर्ट आई हैं कि नॉर्थ कोरिया से काफ़ी सारे हैकर्स और स्कैमर जो हैं डीफाई के अंदर जो है वो थेफ्ट और के थ्रू काफ़ी सारे बिलियंस ऑफ डॉलर जो है उन्होंने थेफ्ट के अंदर निकाले, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डीफाई से जो लोगों के पैसे यूज़ किए। और सिक्योरिटी ब्रीचेस के बारे में बात करी, और ये रिकमेंडेशन किया कि इस रिपोर्ट के अंदर कि यूएस को स्ट्रेंथन करनी चाहिए अपनी ईएमएल और सीएफटीसी सुपरविजन। मतलब ये समझ लीजिए कि सख्त कानून की बातें की कि जिसमें यूएस को के जो रेगुलेटर्स हैं उनको अपने जो ये एएमएल और सीएफटीसी से रिलेटेड जो रेगुलेटरी रिजीम्स हैं, जो कंप्लायंसेस हैं, उन्हें और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और जितने भी डीफाई है उनको उनको यूएस के पास रजिस्टर करना पड़ेगा, और जितनी भी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो डीफाई से रिलेटेड कोई सर्विसेज इशू कर पाएंगे। और ये काफ़ी सारे जो इसमें अ, अ, ये रिकमेंडेशंस हैं, और फॉरेन पार्टनर्स के साथ जो है मिलके किस तरीके से डीफाई को कंट्रोल करने की बात यहाँ पे की गई है। राइट, तो आपको जो बेसिकली अगर आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि आपको ये लग रहा था कि डीफाई के बारे में तो क्या पता होगा गवर्नमेंट्स को, इस रिपोर्ट को बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको ये समझिए। देखिए, फिर से आपको ये समझाया जा रहा है कि जो इकोसिस्टम है, ये जो बिटकॉइन का इकोसिस्टम और बाकी इकोसिस्टम में ये फर्क है कि जो बाकी इकोसिस्टम है वो कहीं न कहीं एक मोटिवेटेड हुआ बिटकॉइन से, और बिटकॉइन से मोटिवेटेड हुआ इथेरियम। इथेरियम एक काफ़ी हद तक डिसेंट्रलाइजेशन के एक मकाम पे पहुंच गया कि चलो वी आर हाईली डिसेंट्रलाइज। लेकिन जितनी भी बाकी सेटलमेंट लेयर है और बाकी जितनी भी एप्लीकेशंस इन लेयर्स के ऊपर बन रही हैं, सेटलमेंट लेयर्स के ऊपर, इन ब्लॉकचेन के ऊपर अलग-अलग एप्लीकेशंस जो बन रही हैं, इनके पीछे एक आदमी है, उसके पीछे एक वीसी है। वीसी ने पैसा लगाया है उस आदमी के एबिलिटी पे विश्वास जताते हुए। उस आदमी का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इस प्रोजेक्ट को चलाऊं, मैं इस प्रोजेक्ट को इस लेवल पे ले जाऊं कि वीसीस को फायदा हो, प्लस जो मेरे टोकन्स हैं, जो मेरा उसमें स्टेक है, मुझे फायदा हो। एक तरीके से ये कंपनीज ही हैं जो डीफाई के अंदर जो उस ब्लॉकचेन का जो फायदा उठा के उस एप्लीकेशंस को बना रही है। राइट, और ये एप्लीकेशंस इसलिए इतनी तेजी से आ रही हैं क्योंकि इन्हें कहीं रजिस्टर नहीं करना पड़ता। इनको लग रहा है कि जो बाकी जितने रेगुलेटर्स हैं उनको बाईपास करने का, क्योंकि रातों रात आप एप्लीकेशन बना के ब्लॉकचेन पे खड़ी कर देते हो बिना किसी से इजाजत लिए, बिना किसी रेगुलेटर से परमिशन लिए। अब जो रेगुलेटर है उसको ये पता है, उसको गवर्नेंस के भी इश्यूज पता है, उसको डाओ के भी इश्यूज पता है, उसे डीफाई के अंदर के भी इश्यूज पता है। तो उसका ये कंसर्न है कि डीफाई को अगर ग्रो करना है तो
मेरी परमिशन के बगैर वो ग्रो नहीं कर सकता, उसे वो मेरे पास आके रजिस्टर करना ही पड़ेगा। और जैसे डीफाई ने रजिस्टर किया और एज अ सिक्योरिटी उसको रजिस्टर करना पड़ा, चाहे वो एज अ सिक्योरिटी या सीएफटीसी के पास उसको रजिस्टर करता है, इसकी जो कंप्लायंस है इस इकोसिस्टम में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो प्लेयर्स इसको इस कंप्लायंस को पूरा कर पाएंगे वही सरवाइव करेंगे। बाकी इस प्लेयर के इस इकोसिस्टम से 70-80% प्रोजेक्ट एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि ये इकोसिस्टम ल्यूक्रेटिव ही नहीं रहेगा। इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि आपको जो नरेटिव सेलिंग होती है कि डीफाई ये टोकन वो टोकन, डीफाई का ये इकोसिस्टम, इसके अंदर कुछ भी ले लो डीफाई के अंदर वो ग्रो करेगा, और आपको ये बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करो, तो ये बिल्कुल गलत एक नरेटिव है। फ्यूचर के अंदर जब कंप्लायंसेस और रजिस्ट्रेशन आएंगी, जब एक तरीके की जब जिसे कहते हैं कि रेगुलेटर की लाठी बजेगी, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री को छोड़ के एग्जिट कर जाएंगे। जो बचेंगे वो ऑब्वियसली कंप्लायंट होंगे, जैसे कि यूएस के अंदर बचे हैं ना एक्सचेंजेस, कॉइन बेस है उसने रजिस्टर करके एक्सचेंज को चला रहा है, क्रैकन रजिस्टर करके चला रहा है, बैनांस रजिस्टर करके चला रहा है। तो बहुत सारी इकोसिस्टम के अंदर जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होंगे वही सरवाइव करेंगे। और फ्यूचर हमेशा से टेक का यही होता है कि लास्ट में कुछ चंद प्लेयर ही बचते हैं, और वो जो प्रॉपर रेगुलेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। बिटकॉइन एक बहुत अलग चीज है। बिटकॉइन की रेगुलेशन जब हम कहते हैं तो आप कोड को रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है पूरा। वहां सिर्फ आप उसकी एंट्री एग्जिट के भाई एक्सचेंज को रेगुलेट कर सकते हो, माइनर को थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकते हो, इकोसिस्टम को रेगुलेट कर सकते हो, तो आप कोड को रेगुलेट नहीं कर सकते। राइट, आप ब्लॉकचेन को रेगुलेट नहीं कर सकते। राइट, तो ये डिफरेंस को समझना जरूरी है कि जब आपको कोई ये कहता है लॉन्ग टर्म के लिए डीफाई में कुछ भी होल्ड कर ले, लॉन्ग टर्म के लिए ये कुछ भी होल्ड कर ले, तो वो आपको ये नहीं बता पा रहा है कि ये जो लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में अभी बहुत कुछ होना है। और ये जो रिपोर्ट्स है ये इसी वजह से ये रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करने का तरीका है कि अगर आपके अंदर ये कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि नहीं नहीं ये इकोसिस्टम के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं, तो गवर्नमेंट्स की डिटेल्ड एनालिसिस और रिपोर्ट्स तैयार है आपके सामने, जहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट्स को इसके ऊपर वो आज नहीं तो कल वो अपनी फ्रेमवर्क पॉलिसीज और ये लेके आएंगे। खासकर यूएस में जिस तरीके से चल रहा है, तो आने वाले टाइम में आप सख्ती बढ़ते देखोगे डीफाई के ऊपर और बाकी जो क्रिप्टो इकोसिस्टम, और अभी भी देख रहे हो और आने वाले टाइम में आप और ज्यादा देखोगे। कैसे लगा आपको आज का वीडियो? थोड़ा सा इन डेप्थ था, थोड़ा सा आई ओपनर था डीफाई को लेके और क्रिप्टो को लेके ओवरऑल। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करते जाइएगा। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच।